हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त तरुण गोरियान। आज का हमारा टॉपिक एक डिजीज जो कि नॉर्मली बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को हर उम्र में किसी भी एज में हो सकती है। बच्चों को, जवान को, बूढ़े को, किसी को भी हो सकती है। यंगर एज, ओल्डर एज, किसी भी एज में हो सकती है। बहुत ही कॉमन डिजीज है टाइफाइड। आपको किसी को भी जीवन में कभी ना कभी तो टाइफाइड होता ही है। मोस्टली कॉमन डिजीज टाइफाइड फीवर, एक तरह का फीवर डिजीज है। क्या है? फीवर डिजीज है। एक एक्यूट इलनेस से लेकर सीवियर इलनेस तक हो सकती है। एक्यूट इलनेस से लेकर सीवियर इलनेस तक हो सकती है, यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए या टाइम से ट्रीटमेंट ना मिले तो क्या होगा? पेशेंट मर भी सकता है। तो क्या है? एक्यूट इलनेस है जो सीवियर भी हो सकती है। किसके कारण होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं। एक बैक्टीरियल डिजीज है, कोज है बैक्टीरिया। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो 21 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 21 मिलियन एनुअली इन्फेक्टेड होते हैं टाइफाइड डिजीज से। समझ गए कि टाइफाइड डिजीज 21 मिलियन पीपल को अपना शिकार बनाती है। 21 मिलियन पीपल को अपना शिकार बनाती है एनुअली, जिनमें से 2 लाख हर साल 2 लाख पीपल मर जाते हैं इस डिजीज के कारण, जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। अधिकतर ऐसे होते हैं 2 लाख में जिनको ट्रीटमेंट या तो टाइम से नहीं मिला या कि लापरवाही कर दी या ट्रीटमेंट नहीं कराया। कुछ भी हो सकता है। कोज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, इन्फेक्टेड होता है बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा? 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, 2 टाइप के बैक्टीरिया से होता है। फर्स्ट इज सैल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइपी टाइफी बैक्टीरिया। सैल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइपी टाइफी बैक्टीरिया। मोस्टली पीपल इसी से इन्फेक्टेड होते हैं। अधिकतर पेशेंट जो मिलेंगे आपको सैल्मोनेला एंटेरिका टाइफाइड बैक्टीरिया, टाइफी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। दूसरा है साल्मोनेला पैराटाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया। समझ गए? तो 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया ये टाइफाइड बैक्टीरिया है जो कि कोज करता है टाइफी बैक्टीरिया को, सैल्मोनेला एंटेरिका टाइफी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं, मेरी वीडियो में, मेरे चैनल पर वीडियो है बैक्टीरिया के बारे में, पूरी नॉलेज दी गई है। एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के पार्ट्स क्या क्या हैं। कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, पिलाई, राइबोसोम, डीएनए, जो कि डीएनए क्या है आपका? जेनेटिक मटेरियल, फ्लैजेला, इनके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। एक्सपोजर रिस्क क्या क्या है? क्या क्या रिस्क है जो टाइफाइड को फैलाते हैं? किस कारण से टाइफाइड बैक्टीरिया स्प्रेड करता है? ठीक है। बाय ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग, ईटिंग एज मतलब कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, यानी कि दूषित खाना। अगर हिंदी में कहें तो दूषित खाना या पीने से ये बैक्टीरिया फैलता है या ये डिजीज इन्फेक्शन हो सकता है आपको। अगर पेशेंट को बात करें कि किस तरह से एक्सपोजर हुआ बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का एक्सपोजर किस तरह से हुआ, तो उनमें से एक है कि आपने कैसा खाना खाया, किस तरह का पानी पी रहे हैं। ये भी मायने रखता है कि पेशेंट कहाँ गया था, किसी ऐसे पेशेंट के संपर्क में नहीं आया हो, किस तरह से। कंटेमिनेटेड वाटर, फूड, ये नहीं कि खाना दूषित हो गई, खाना किसने बनाया, ये भी मैटर करता है। हो सकता है कि इसका कैरियर वही हो जिसने खाना बनाया हो,
खाना परोसेगा तो क्या है कि हो सकता है जिसने खाना बनाया हो वो ही इसका बैरियर हो। ठीक है, तो ये भी मैटर करता है खाना किसने बनाया, कहाँ से आया, ये भी मैटर है कि आपने अच्छे से धोया नहीं धोया, पका अच्छे से है या नहीं है। तो दूषित खाना ये नहीं कि गंदा ही होगा खाना, ये भी मैटर करता है खाना कहाँ से, यानी कि आप सब्जियां कहाँ से लाए हो, उनको अच्छे से धोया नहीं धोया, कच्चा खाया, अच्छे से पका है नहीं पका है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो एक्सपोजर इसमें है बाय ड्रिंकिंग एंड ईटिंग एज कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक, नेक्स्ट, पीपल विद एक्यूट इलनेस कैन कंटेमिनेटेड द सराउंडिंग वाटर सप्लाई थ्रू स्टूल। वही है कि पीपल जो कि एक्यूट इलनेस यानी कि इस डिजीज से इंफेक्शन है एज ए एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस क्या है? एक्यूट इलनेस ये कि उसको ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, नॉर्मली खांसी जुकाम बुखार हो सकता है इंटेस्टाइनल इरिटेशन हो नॉर्मली, नॉट ए सीवियर इलनेस। तो क्या उसके थ्रू हो सकता है कि उसमें सराउंडिंग वाटर सप्लाई थ्रू स्टूल कंटेमिनेटेड यानी कि दूषित कर सकता है स्टूल के थ्रू एज ए उधर की वाटर सप्लाई को। किस तरह से स्टूल के बाद जो पानी यानी कि आपका वाटर एब्जॉर्ब हुआ कहाँ, अर्थ में, इन द अपर लेयर, जो कि अपर लेयर से पानी ऊपर निकाला जाता है बोरिंग के थ्रू, जो अपर लेयर है। हो सकता है वहां तक बैक्टीरिया पहुंच जाए, या हो सकता है कि पहले तालाब वगैरह से पानी भर के लाते थे, तो उसके थ्रू भी जो वहां की सराउंडिंग वाटर सप्लाई है वो स्टूल के थ्रू कंटेमिनेटेड हो सकती है। तो उसमें जो उस पानी को आप पियोगे, जिस चीज में यूज करेंगे, खाना बनाने में यूज करेंगे, हो सकता है कि वो वाटर ही उस वाटर में प्रेजेंट हो सैल्मोनेला। ठीक, नेक्स्ट, द बैक्टीरिया कैन सर्वाइव फॉर वीक्स इन वाटर और ड्राइड सीवेज। समझ गए? बैक्टीरिया वीक्स यानी हफ्तों तक उसमें सरवाइव कर सकता है वाटर में और ड्राई सीवेज यानी नाले वगैरह, गंदे नाले गांव के, और सीवर वीक्स मतलब वीक्स यानी कि हफ्तों तक। तो गंदे नाले मीन्स गंदे नाले आजकल सभी तालाबों वगैरह में छोड़े गए हैं या नदी नालों में छोड़े गए हैं। तो क्या नदी नालों का पानी भी दूषित हो सकता है एज ए सीवेज। तो आप समझिए कि अगर कोई भी सीवेज कहाँ खुलता है, नदी में, तो उस नदी के थ्रू आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो वाटर सप्लाई खेत के लिए है, कहीं के लिए भी हो सकती है, आपको खेत को आपने पानी दिया तो क्या हुआ, वो आप वहां से भी इन्फेक्टेड हो सकते हो एज ए थ्रू। आप पानी देने गए खेतों में तो वहां आपका नदी का पानी आ रहा है, तो क्या है, हो सकता है कि आपका बैक्टीरिया उसमें हो, तो आप वहां से भी इन्फेक्टेड हो सकते हो। About 3 to 5% of people become carriers of the bacteria after the acute illness. Acute illness के बाद 3 to 5% people कैरियर बन जाते हैं बैक्टीरिया के, यानी कि सैल्मोनेला एंटेरिका बैक्टीरिया के एक्सपोजर के बाद। अब मान के चलिए खुद को कि आपको टाइफाइड हुआ और आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार हुआ, आप ठीक हो गए, तो क्या हुआ कि आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया और हो सकता है कि आपने जांच भी नहीं कराई कि आपको टाइफाइड हुआ है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अगर जांच नहीं कराई टाइफाइड नहीं है, या ऐसा हो कि आपको सीवियर इलनेस नहीं हुई तो टाइफाइड नहीं हुआ। हो सकता है कि आपको टाइफाइड का एक्सपोजर हुआ हो और आपने ध्यान नहीं दिया, 1 वीक के बाद आप ठीक हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आपके मतलब आपने बिना ट्रीटमेंट के, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, 3 to 5% हो सकता है कि 3% 5% में आप हो और आपके अंदर बैक्टीरिया ठीक हो, तो क्या हुआ, आप उसके कैरियर बन गए कि आप उसको दूसरों पे फैला सकते बैक्टीरिया को। अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो, मान लीजिए आप खाना बनाते हैं कहीं, या खाना कहीं पर परोसते हैं
किसी भी ढाबे पर या किसी शॉप पर ऐसी जहाँ पर आप खाना परोसते हैं या कुछ करते हैं, तो हो सकते हैं कि आप उसके कैरियर हो टाइफाइड फैलाने के, जो वहां पर भीड़ इकट्ठे होगी और आप एज ए कैरियर हो टाइफाइड के, तो क्या हुआ, आप उसको फैला सकते हैं, काफी तेजी से फैला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को टाइफाइड हुआ हो और ठीक हो गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बैक्टीरिया मर गया हो, बैक्टीरिया इज डाइंग, नो। हो सकता है कि बैक्टीरिया आपके अंदर हो और आपको नहीं भी पता चले, क्योंकि आपके अंदर सिम्टम्स नहीं भी हो सकते हैं। तो आप एज ए कैरियर हो सकते हो कि बैक्टीरिया आपको यूज करता है एज ए कैरियर टू स्प्रेड अदर्स, ठीक है, कि आप अदर्स को ये डिजीज फैला सकते हैं। आगे बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या क्या है? कॉमन सिम्टम्स सबको पता है, फीवर है, नोजिया है, वोमिटिंग है, हेडेक है, कॉन्स्टिपेशन है। कि फीवर तो आ गई ओब्वियसली, टाइफाइड फीवर ही है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, हेडेक हो सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं नर्सिंग स्टाफ एज ए नर्सिंग, तो क्या है, अगर आपको सबसे पहले पेशेंट से क्या क्या पूछना है, क्या पूछेंगे? फीवर आ रहा है, नोजिया है, वोमिटिंग है। पेशेंट अपने आप ही बताएगा कि उसको हेडेक हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, नोजिया है, फीवर है, ऑब्वियसली फीवर होगा ही होगा। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो सबको हो सकते हैं। हो सकता है इसके बाद वो पेशेंट ठीक भी हो जाए, कैरियर भी बन जाए, ठीक है। अगर में क्या है, हाई फीवर हो सकता है 104 डिग्री से भी ऊपर, तब तो उसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है ही है। तो अगर 104 डिग्री फीवर है, हाई फीवर है, रेड स्पॉट्स, स्किन पर लाल चकत्ते हो सकते हैं, रेड स्पॉट्स हो सकते हैं ऑन स्किन, ठीक। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी, पेशेंट को 3-4 दिन से भूख कम लग रही है, खाना खाने का मन न कर रहा हो, वीकनेस फील हो सकती है, पेशेंट को वीकनेस हो रही है। ये सिम्टम्स पेशेंट खुद भी बताएगा और आपको भी पूछना है कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, भूख लग रही है, नहीं लग रही है, बुखार कितने दिन से आ रहा है, रेड स्पॉट्स हैं, वो दिखाई चलेंगे आपको। अगर पेशेंट को आप पैल्पेट करेंगे, पैल्पेट, तो क्या होगा, आपको दिखाई भी दे सकते हैं कि स्किन पर उसको रेड रेड धब्बे हो रहे हैं। भूख की कमी, पेशेंट हो सकता है कि भूख की कमी के लिए लेके आए शिकायत, ठीक है। सीवियर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, देख के लगेगा कि हाँ हो सकता है कि टाइफाइड फीवर हो। क्या? सीवियर फैटिग, कफ, ब्लडी स्टूल, कंफ्यूजन एंड हेलुसिनेशंस, ये सीवियर में हो गए कि आपको सीवियर फैटिग, बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, चलना फिरना भी दूबर हो गया पेशेंट को, हाथों पैर में दर्द हो रहा है, ठीक। कफ हो रहा है, सीवियर कफ, यानी कि बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, ठीक। स्टूल, ब्लडी स्टूल मीन्स ब्लड आना स्टूल में काफी ज्यादा मात्रा में, ठीक है। कंफ्यूजन हेलुसिनेशन का मतलब कि पेशेंट कंफ्यूज है, किसी भी चीज को अजीब चीजें दिखाई दे रही हो, ठीक है। पेशेंट आपकी बात ध्यान से नहीं सुन पा रहा हो, अजीब अजीब हरकतें कर रहा हो, ये भी हो सकता है। तो ये सीवियर सिम्टम्स है जो कि आपको तुरंत अटेंशन करना है कि पेशेंट को तो इमीडिएटली जरूरत है मेडिकल अटेंशन की एज ए डॉक्टर की, ठीक है। डायग्नोज कैसे करेंगे? अब हाथ छू के तो पता चल गया कि बुखार आ रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं पता चला ना कि टाइफाइड है। बुखार के और भी कारण हो सकते हैं, कोई ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है मलेरिया है, डेंगू है, अब तो कोरोना भी है, तो कुछ भी हो सकता है। बुखार देख के तो पता नहीं चलेगा ना कि टाइफाइड है, तो आपको क्या ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या कराएंगे आप? बिडाल करा सकते हैं, बिडाल, टाइफाइड करा सकते हैं, स्टूल टेस्ट में करा सकते हैं कल्चर सेंसिटिविटी, यूरिन टेस्ट में कल्चर सेंसिटिविटी, यूरिन आयरन करा सकते हैं, और क्या यूएसजी करा सकते हैं आप पेशेंट का, होल एब्डोमेन, अगर कॉन्स्टिपेशन लग रहा है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन लग रहा है, तो आप यूएसजी भी कराएंगे।
यूएसजी से क्लियर नहीं होगा, वो एक बात अलग है कि आप टाइफाइड को क्लियर नहीं कर पाएंगे अल्ट्रासाउंड से, लेकिन स्टूल टेस्ट में आपके टाइफाइड बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, यूरिन में हो सकता है, ब्लड टेस्ट में आपको बिडार टाइफाइड में। तो यूएसजी क्यों करा दे? यूएसजी ऐसा नहीं है कि यूएसजी टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए है, लेकिन अगर इंटेस्टाइनल इरिटेशन है, इन्फेक्शन है, तो क्या यूएसजी करेंगे? कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर टाइफाइड हो गया, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आगे हो सकते हैं टाइफाइड होने के बाद? विदाउट ट्रीटमेंट सिम्टम्स में हैव 4 months, महीनों तक सिम्टम्स रह सकते हैं अगर आप ट्रीटमेंट सही से नहीं कराते। तो सही से मतलब ये नहीं है कि आपने 2 दिन ट्रीटमेंट कराया, क्या हुआ उससे? क्या हुआ? आपका पूरे तरीके से इलाज ही नहीं हुआ। तो जब तक आपका डॉक्टर कहे तब तक इलाज कराना है, ऐसे नहीं 2 दिन दवाई खाई, हाँ जी बुखार उतर गया छोड़ दे। तो उससे क्या हो सकता है कि महीनों ये चलता ही रहेगा कि आपने दवाई खा ली, बुखार उतर गया, फिर से हो गया। तो आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। विदाउट ट्रीटमेंट सिम्टम्स में हैव 4 महीनों तक चल सकते हैं, मंथ तक चल सकते हैं। इन सम केस विदाउट ट्रीटमेंट किडनी फेलियर और इंटेस्टाइनल हेमोरेज आर पॉसिबल। रियरली केस में, मतलब काफी कम केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ केस में बिना ट्रीटमेंट के किडनी फेल तक हो जाए, ठीक। और इंटेस्टाइनल हेमोरेज आर पॉसिबल। इंटेस्टाइनल हेमोरेज मींस कि ब्लीडिंग हो जाए, एक्सेस ब्लीडिंग हो इंटेस्टाइन, हैवी ब्लीडिंग इंटेस्टाइन में हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। अगर इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि वो डैमेज कर सकता है इंटेस्टाइन को एंड किडनी को भी, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, ठीक है। अगर बात करें तो गॉल ब्लैडर तक में स्टोर हो जाता है बैक्टीरिया, टाइफाइड का बैक्टीरिया आपके गॉल ब्लैडर में भी स्टोर हो सकता है, छुप सकता है। हमारे एंटीबॉडी से, WBC से छुपने के लिए जीबी यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा और वहां से मल्टीप्लाई हो सकता है। लीवर में हो सकता है, लीवर में स्टोर हो जाता है, स्प्लीन में हो जाता है, कहीं भी छुप सकता है। वहां से क्या होगा? ऐसा नहीं है कि वहां छुप पड़ा है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ब्लड में फैलता रहेगा। बैरियर कैरियर इसी तरह बनता है कि स्टोर हो गया जीवी में, फैलाता रहेगा औरों को। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट पूरा ही कराना है। टाइफॉइड फीवर इज फैटल, घातक है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड दे में ऑल्सो बिकम कैरियर्स। अगर आप अनट्रीटेड छोड़ रहे हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो टाइफाइड के लिए, तो क्या हो सकता है? घातक हो सकता है आपकी लाइफ के लिए, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, समझ आए? और आप एक कैरियर बन सकते हो फैलाने के लिए, स्प्रेड करते रहोगे बैक्टीरिया, सैल्मोनेला टाइफाइड, पता नहीं कब तक के लिए, जब आपको खुद भी नहीं पता है। तो औरों के लिए भी, अपने लिए भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कंपलसरी है। आगे प्रिवेंशंस, प्रिकॉशंस, यानी कि आप क्या क्या प्रिवेंशंस कर सकते हैं, बचाव के उपाय क्या क्या है? सबसे पहले तो ये है कि अगर वैक्सीन है जबकि 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन अवेलेबल है टाइफाइड की, तो वैक्सीन लगवाइए टाइम टू टाइम। रिसीव वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज कंपलसरी फॉर अवॉइड टाइफाइड, ठीक है। दूसरा, अवॉइड फूड दैट इज रॉ और अंडर कुक्ड, ऐसा खाना खाने से बचिए जो कि कच्चा हो या अध पका हो, जो बाहर से आया हो। अगर खाना बाहर से मंगवाया है तो वो अध पका ना हो, कच्चा ना हो, इसका ध्यान रखना है। खुद बना रहे हैं तो अच्छे से पका के खाइए, ठीक है। ड्रिंकिंग ओनली बॉइल्ड वाटर, पानी हमेशा उबाल के पिए अगर बैक्टीरिया से बचना है तो। ये उसके लिए है जहां एक्सपोजर रिस्क सबसे ज्यादा है। एज ए एरिया, अगर कहीं किसी एरिया में टाइफाइड अच्छे से यानी कि
खूब ज्यादा चल रहा हो, मल्टीप्लीकेशन वो ज्यादा हो, मल्टीप्लाई ज्यादा हो, वो ज्यादा केस आ रहे हो टाइफाइड के, तो क्या यहाँ आपको बॉइल्ड वाटर ही पीना है या फिर फिल्टर वाटर पीना। मेनली तो आपको ध्यान ही रखना है कि अधिकतर बॉइल्ड वाटर पीजिए, उबाल के ठंडा करके पीजिए। बॉइल्ड वाटर ये वहां के लिए जरूरी है जिस जोन में टाइफाइड ज्यादा फैल रहा है। ठीक, नेक्स्ट, वॉश योर हैंड्स ईच टाइम बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग फूड। ऑब्वियसली हाथ खाना खाने के बाद तो हर कोई हाथ धोता ही है, ठीक, लेकिन खाना खाने से पहले आपको हमेशा ही हाथ धोने हैं, चाहे टाइफाइड का एक्सपोजर हो या ना हो। तो आपको ध्यान रखना है कि खाना हमेशा हाथ धो के खाइए, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, क्या छुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन रेट सबसे ज्यादा इससे भी होता है कि आप खाना खाने से पहले हाथ अच्छे से धोइए, हैंड वॉश करना जरूरी ही है खाना खाने से पहले। अवॉइड रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दैट कैन बी पेल्ड। कच्चे फल या फिर वेजिटेबल्स जिनको छीला नहीं जा सकता, उनको खाने से बचना चाहिए, क्योंकि जो उनके छिलके पर है बैक्टीरिया, उसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है, या फिर उसको इतना अच्छे से क्लीन किया जाए कि बैक्टीरिया वायरस उस पर प्रेजेंट ना हो पाए। ठीक है। अवॉइड ईटिंग फूड्स बेवरेज परचेज फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स मीन्स ठेले वगैरह, गली में बेचने वाले जो खाने पीने के चीजें बेचते हैं, गली मोहल्लों में खुले में बिक रही हैं। मेनली क्या ध्यान रखना है कि जो चीज खुले में बिक रही है उनको कुछ भी बैक्टीरिया वायरस हो सकता है, तो उनको खाने से बचना ही चाहिए, हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए मेनली जो भी खुले में चीजें बिक रही है। ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स का मीन है जो गली मोहल्लों में खुली चीजें बिकती रहती हैं, इनको खाने से हमेशा बचना चाहिए। नॉट फॉर टाइफाइड at all types of disease that can be spread with these types. Next, finally ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं टाइफाइड के लिए। मेनली तो आपको डॉक्टर से ही मिलना है, डॉक्टर से आपको प्रेस्क्राइब करेगा ट्रीटमेंट, लेकिन एज ए मेडिकल फील्ड जो कि बच्चे पढ़ रहे हैं मेडिकल के, नर्सिंग के, उनको ध्यान रखना है कि टाइफाइड फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक चलेंगे, एंटीबैक्टीरिया चलेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया ऑब्वियसली उसके लिए तो एंटीबायोटिक्स चलेंगे ही चलेंगे। अदर ट्रीटमेंट में क्या डिपेंड्स ऑन पेशेंट सिम्टम्स, पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स है उसके अनुसार भी उसमें दवाई चलेंगी, मेडिसिन चलेंगी, ड्रग चलेंगी। ठीक है। किस तरह से एंटीबायोटिक इज कंपलसरी दैट कैन स्टॉप टाइफाइड बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी एंटेरिका, साल्मोनेला एंटेरिका को एंटीबायोटिक्स ही रोक सकती हैं। अदर जो ट्रीटमेंट चलेगा वो पेशेंट के सिम्टम्स पे अनुसार चलेगा कि बुखार है तो बुखार की दवाई देनी है, नोजिया है वोमिटिंग की देनी है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है उसके अनुसार, हेडेक है पेन किलर देनी है। तो अदर जो मेडिसिन चलेंगी वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स चलेंगी। तो मेनली एंटीबायोटिक्स जो कि एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए पेशेंट को दी जाएंगी। आज की वीडियो में इतने ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में कमेंट करें, कोई भी सवाल हो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।